आज के इस विश्लेषण में हम 11वीं कक्षा के कृषि पाठ्यक्रम, हाँ वही कृषि विज्ञान और गणित के मूल तत्व को डिकोड करने वाले हैं। अक्सर इसकी 20 इकाइयों को देखकर लगता है कि यह बहुत बड़ी चुनौती है ना? लेकिन आज हम इन 20 इकाइयों को 3 मुख्य खंडों भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान एवं गणित में बांटकर इन्हें समझने का एक बेहद आसान और तनाव मुक्त तरीका निकालेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जब पहली बार कोई इन 20 इकाइयों की लंबी चौड़ी लिस्ट देखता है तो घबराहट होना लाजमी है। लगता है कि इतना सब कुछ एक साथ कैसे कवर होगा। लेकिन अगर नजरिया थोड़ा सा बदल लिया जाए तो ये कोई डराने वाली लिस्ट नहीं है। असल में ये एक सफल और आधुनिक खेत तैयार करने की एक बहुत ही सिंपल सी टूल किट है। इस टूल किट का हर एक औजार जमीन को उपजाऊ बनाने से लेकर फसल काटने तक के सफर का एक जरूरी हिस्सा है। इन्हें अलग अलग रटने की बजाय हमें ये समझना है कि ये सब एक बड़ी पहेली के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो मिलकर खेती का पूरा सिस्टम बनाते हैं। आज की हमारी चर्चा का फ्लो कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले पाठ्यक्रम का एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे, फिर खंड अ यानी भौतिकी, उसके बाद खंड ब यानी रसायन और फिर खंड स यानी जीव विज्ञान और गणित पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब असल दुनिया में एक साथ कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, पाठ्यक्रम का अवलोकन और इसकी संरचना को समझना। मध्य प्रदेश बोर्ड के इस आधिकारिक सिलेबस को देखने पर साफ पता चलता है कि इन 20 इकाइयों को कितनी सोच समझकर बांटा गया है। शुरुआत होती है खंड अ से। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसे ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि हम बिल्कुल जमीनी स्तर से शुरुआत कर सकें। जमीन और वातावरण के नियमों को समझना आगे के सफर के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, खंड अ यानी कृषि भौतिकी, जो हमारे उपकरणों और वातावरण से जुड़ा है। एकदम आसान शब्दों में समझे तो खेती में भौतिकी हमें क्या और कैसे का जवाब देती है। भारी मशीनें कैसे चलती हैं, या फिर खेतों में दूर दूर तक सिंचाई के लिए पानी के पंप कैसे काम करते हैं। इन पंपों को चलाने के लिए वायुमंडलीय दबाव का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी प्रेशर से जमीन के नीचे का पानी खींचकर सतह तक आता है। कुल मिलाकर भौतिकी वो पहला कदम है जो तय करता है कि खेत जुताई के लिए रेडी है या नहीं। और ये कोई बोरिंग साइंस नहीं है। उदाहरण के लिए इकाई 2 में घर्षण या फ्रिक्शन को ही ले लीजिए। कीचड़ भरे खेतों में भी भारी ट्रैक्टर क्यों नहीं फिसलता? ये कोई जादू नहीं, बल्कि टायर और गीली मिट्टी के बीच काम करने वाला घर्षण का विज्ञान है। या फिर इकाई 3 के सरल यंत्र, ये वो सीक्रेट हैं जिनसे घिरनी या पुली का इस्तेमाल करके भारी वजन बिना पसीना बहाए उठाया जा सकता है। ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण पानी के बहाव को कंट्रोल करता है और ऊष्मा से हमें पता चलता है कि बदलते तापमान में फसलें कैसे पनपेंगी। भौतिकी के बाद अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, खंड ब यानी कृषि रसायन, जो मिट्टी और पौधों के भोजन पर केंद्रित है। भौतिकी के नियमों को समझने के बाद सिलेबस बहुत ही नेचुरली आगे बढ़ता है। अब हमारा फोकस मशीनों के शोर से हटकर जमीन के भीतर खामोशी से चल रही रासायनिक प्रक्रियाओं पर आ जाता है। ये खंड हमें मिट्टी की केमिस्ट्री और पौधों को मिलने वाले पोषण के रहस्य समझाता है। रसायन विज्ञान के असली काम को समझने के लिए कोलॉइड्स का उदाहरण बहुत ही शानदार है। कोलॉइड्स को मिट्टी के अंदर छिपे हुए बेहद छोटे स्पंज की तरह माना जा सकता है। ये छोटे कण सुनिश्चित करते हैं कि सिंचाई का पानी तुरंत बह न जाए, बल्कि मिट्टी में टिका रहे ताकि फसलें हाइड्रेटेड रहें। और तो और ये ह्यूमस और दूसरे जरूरी पोषक तत्वों को भी पकड़ कर रखते हैं। ये मिट्टी के अंदर की एक जादुई दुनिया है जो नंगी आंखों से नहीं दिखती। यहाँ केमिस्ट्री का सीधा सा मकसद है प्रैक्टिकल उपयोग। जब परमाणु संरचना और रासायनिक बंध के बेसिक समझ आ जाते हैं तो हम सीधे उर्वरक या फर्टिलाइजर पर आते हैं। यहाँ हम सीखते हैं कि मिट्टी को NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का बिल्कुल सटीक डोज कैसे दिया जाए। इसके साथ ही इकाई 10 में मिट्टी का pH स्तर मापना सिखाया जाता है, क्योंकि अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक या बेसिक हो गई तो महंगे से महंगे बीज और खाद भी बेकार हो जाएंगे। सही pH स्तर ही एक शानदार फसल की गारंटी है। अब आते हैं चौथे और सबसे बड़े हिस्से पर, खंड सा। इसमें जीव विज्ञान, कंप्यूटर और गणित शामिल हैं जो सीधे फसल और उसकी उपज से जुड़े हैं। खेत सिर्फ मिट्टी और मशीनों का निर्जीव ढांचा नहीं होता, ये अनगिनत जीवित प्राणियों का एक जीवंत घर भी है।
ये खंड खेती के दो सबसे बड़े जीवित स्तंभों की बहुत बारीकी से तुलना करता है। एक तरफ है पादप जगत, जहां हम फसलों की अलग अलग फैमिलीज का अध्ययन करते हैं, और दूसरी तरफ है प्राणी जगत, जो पशुपालन का मुख्य आधार है। इन दोनों को समझना एक आत्मनिर्भर खेत के लिए बहुत जरूरी है। जहां जीव विज्ञान की इकाइयां हमें कैसे का जवाब देती हैं, जैसे बीज कैसे अंकुरित होता है या परागण कैसे संपन्न होता है, वहीं गणित और कंप्यूटर हमें इस पूरी प्रोसेस में कब और कितना का सटीक हिसाब देते हैं। जरा सोचिए, त्रिकोणमिति सिर्फ मैथ्स की किताब का एक बोरिंग चैप्टर नहीं है, बल्कि इसी से विशाल खेतों के सटीक आकार और क्षेत्रफल मापे जाते हैं। स्मार्ट खेती में कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए मौसम का हाल या मुनाफे का पूरा डेटा ट्रैक किया जाता है। और वैदिक गणित, वो तो बिना कैलकुलेटर के लंबी लंबी कैलकुलेशन चुटकियों में हल करने की एक जादुई छड़ी है। और अब आते हैं आज की चर्चा के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इन सभी को एक साथ जोड़ना और पूरे कृषि इकोसिस्टम को समझना। खुले खेत में लहलहाती फसल को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है, ये तीनों विषय एक दूसरे से अलग थलग नहीं है, ये एक टीम की तरह काम करते हैं। भौतिकी के नियम भारी मशीनों से खेत की गहरी जुताई करने में मदद करते हैं, फिर रसायन विज्ञान तय करता है कि मिट्टी में सही खाद मौजूद हो। इसके बाद जीव विज्ञान अपना चमत्कार दिखाता है, जिससे बीज अंकुरित होता है और परागण होता है। और अंत में जब फसल कटकर बाजार जाती है, तो गणित और कंप्यूटर हमारी पूरी सीजन की मेहनत के बाद हुए शुद्ध मुनाफे की सटीक गणना करते हैं। ये पूरा एक निरंतर चलने वाला जीवन चक्र है। स्क्रीन पर दिख रहा ये टेबल वास्तव में एक बेहतरीन चीट शीट है। ये साबित करता है कि इन 20 इकाइयों में महारत हासिल करने का मतलब सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं है, बल्कि पूरे सफल कृषि सीजन की टाइमलाइन को जीना है। बंजर जमीन को तैयार करने से लेकर सही समय पर पोषण देने और अंत में सुनहरी फसल की कटाई तक, हर कदम पर एक खास विज्ञान की जरूरत होती है। जब ये सभी तत्व एक साथ मिलते हैं, तभी एक बम्पर उपज संभव हो पाती है। तो इस 11वीं के सिलेबस को महज 20 मुश्किल इकाइयों की तरह देखने के बजाय इसे खेती की एक मास्टर टूलकिट के रूप में देखने की जरूरत है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई इन बुनियादी वैज्ञानिक शक्तियों यानी भौतिकी के बल, रसायन के तत्व और जीव विज्ञान के रहस्यों को अपनी मुट्ठी में कर लेता है, तो वो भविष्य में किस तरह के अद्भुत, आधुनिक और लाभदायक खेतों का निर्माण कर सकता है? क्या इसी वैज्ञानिक ज्ञान को गहराई से समझना ही पारंपरिक खेती को भविष्य की स्मार्ट फार्मिंग में बदलने का सबसे बड़ा रहस्य है? इसी रोमांचक विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।